1 2 1 2 3 4। आज हम जानेंगे कि अंग्रेज भारत में कब और कैसे आए और पहले गवर्नर से लेकर आखिरी गवर्नर जनरल तक का सफर कैसा रहा। ये कहानी सत्ता, राजनीति और संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं पूरा सच। अंग्रेज भारत में कब और कैसे आए। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। 1608 में पहली बार अंग्रेजी जहाज सूरत, गुजरात के तट पर पहुंचा, लेकिन मुगलों ने उन्हें तत्काल व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। बाद में 1612 में जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की इजाजत मिली। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और व्यापार के नाम पर सत्ता हथियाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसने 1772 में बंगाल की सत्ता संभाली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया। प्रमुख कार्य: ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत करना, राजस्व व्यवस्था सुधारना, न्यायिक सुधार लाना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की तीनों प्रेसिडेंसियों को एक प्रशासनिक छतरी के नीचे लाना। 1858 के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद शुरू हुआ। इसका मतलब था कि भारत अब सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके योगदान। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल साल 1798 से 1805 तक रहा। इस दौरान उसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई, जिसे सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि कहा जाता था। सहायक संधि क्या थी? ये एक तरह की संधि थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच की जाती थी। इस संधि के तहत भारतीय रियासतें ब्रिटिश सेना की सुरक्षा स्वीकार करने के लिए बाध्य होती थी। बदले में ब्रिटिश कंपनी रियासतों की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती थी। सहायक संधि के मुख्य बिंदु: सैन्य सहायता: भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखना होता था। सैन्य खर्च: रियासतों को इस टुकड़ी के रखरखाव का खर्च खुद उठाना होता था। ब्रिटिश संरक्षण: ब्रिटिश कंपनी रियासतों को बाहरी हमलों से बचाने का वादा करती थी। राजनीतिक नियंत्रण: धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का महान सुधारक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक रहे। उन्हें भारत में सामाजिक सुधारों का अग्रदूत माना जाता है। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सती प्रथा का अंत: सती प्रथा, जिसमें एक विधवा को अपने पति की चिता में जल जाना होता था, एक कुप्रथा थी। लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। यह भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। ठगी प्रथा का उन्मूलन: ठगी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोग यात्रियों को लूटकर मार देते थे। लॉर्ड बेंटिक ने ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इस प्रथा का अंत कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार: लॉर्ड बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सीखने और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने भारतीयों को आधुनिक विचारों से अवगत कराया और उन्हें राष्ट्रीय चेतना जागृत की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे आक्रामक गवर्नर जनरल माना जाता है। उसने भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन उसकी कुछ नीतियों ने 1857 के विद्रोह का बीज बोया। डलहौजी की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक थी हड़प नीति। इस नीति के अनुसार
यदि किसी भारतीय रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिनमें झांसी, सतारा, नागपुर और अवध प्रमुख थे। इस नीति से भारतीयों में बहुत रोष पैदा हुआ। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके राज्यों को हड़पना चाहती है। इस नीति ने 1857 के विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में काफी विस्तार हुआ। हालांकि डलहौजी की हड़प नीति विवादास्पद थी, लेकिन उसने भारत में कई सकारात्मक बदलाव भी किए। डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास किया। उसने भारत में डाक और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। उसने सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसकी हड़प नीति ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन इसने भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना भी पैदा की। लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उनके कार्यकाल को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब सुरक्षित नहीं है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1858 के अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में एक नई व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय दंड संहिता, उन्होंने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। शिक्षा में सुधार, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत में मजबूत किया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बना दिया। ब्रिटिश वायसराय 1858 से 1947। ब्रिटिश राज का दौर। 1905 बंगाल का विभाजन करवाया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद भड़क उठा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910। मिंटो-मोले सुधार। 1909 में भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देने के लिए मिंटो-मोले सुधार लागू किए गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और जलियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान था। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक युद्ध में भेजे गए। इस दौरान भारत में होम रूल आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाया। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत कुछ विषयों को भारतीयों के नियंत्रण में दिया गया। हालांकि ये सुधार भारतीयों को संतुष्ट करने में विफल रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की सबसे बड़ी और दुखद घटना 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड थी। क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने बाग के सभी रास्तों को बंद कर दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।
इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। इस हत्याकांड ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। एक तरफ उन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से कुछ हद तक भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया। वहीं दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने उनके शासनकाल को दागदार बना दिया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 और भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वायसराय थे। उनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा, जो भारतीय इतिहास के एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजरा। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 हुआ और भारत में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों भारतीय शामिल हुए। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र कराना था। लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हजारों लोगों को गिरफ्तार करवाया और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलवाईं। भारत छोड़ो आंदोलन भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि भारत पर उनका शासन अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय रहे। उनका कार्यकाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण का साक्षी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला किया। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका काम भारत के लिए एक संविधान बनाना था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें संविधान सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करने की योजना बनाना था। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की सिफारिश की और 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और एक नया राष्ट्र बना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका पूरा नाम लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस था, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा, जो भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। ये एक दुखद घटना थी, जिसमें लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। माउंटबेटन की भूमिका। अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। पहले गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सत्ता हस्तांतरण। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। गणतंत्र की स्थापना। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद जनरेट किया गया।
तो दोस्तों, ये थी भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर गवर्नर जनरल और वायसराय के पूरे सफर की कहानी। वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक इन गवर्नरों ने भारत पर शासन किया, लेकिन भारतीयों के संघर्ष और बलिदान ने हमें 1947 में आजादी दिलाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द मेज को सब्सक्राइब करें। आपको अगले वीडियो में किस विषय पर कहानी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद।